हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने चल रहे हैं। 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्नों को देखेंगे। इनके माध्यम से जो व्याख्या है उसे भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जो है रिवीजन हो जाएगा और उसके साथ साथ उसके आसपास से जितने बनने वाले प्रश्न हैं वो भी हमारे तैयार होते चलेंगे। ठीक है। और ये 6 to 8 के लिए है और हिंदी है। हिंदी जैसा कि 30 अंक की आती है ना। तो इसमें देखेंगे व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा जो है 27 जून 2013 को हुई थी। ये क्लास सभी के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। ये हम सभी देखते हैं भाग 2 हिंदी भाषा 1 और यह सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है। और ऑप्शनल में जैसे किसी ने इंग्लिश लिया होगा, किसी ने जो है संस्कृत लिया होगा, है ना। लेकिन जो हिंदी है ये सभी के लिए है। देखेंगे चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद। 4 ऑप्शन हैं और ये प्रैक्टिस हम सभी यूथ पब्लिकेशन से कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इजी रहता है ना। एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और चारों ऑप्शन के भी मिल जाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है, चीज़ें अच्छे से तैयार होती चलती हैं। तो इसमें हम सभी देखेंगे, इसमें 31 नंबर पे है और ये प्रश्न है पहला। ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। और ये रचना जो है 1379 की है। किसकी है? 79 1379 ईस्वी की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी और यह सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। कैसा है ये? सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। और इसके विषय में अगर जानना चाहें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने प्रथम ग्रंथ माना है चंदायन को? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है? पद्मावत है। ये पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। कुतुबन ने जो है मृगावती और मंझन ने जो है क्या लिखा है? मंझन ने क्या लिखा है? मधुमालती। क्या लिखा है? मधुमालती लिखा है। ठीक है। मंझन ने क्या लिखा है? मधुमालती। कुतुबन ने क्या लिखा है? कुतुबन ने क्या लिखा है? तो कुतुबन ने लिखा है, कुतुबन ने मृगावती लिखा है और मंझन ने मधुमालती लिखा है। ये चारों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम सभी देखेंगे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। देखिए जिनका हिंदी है, अभी हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, तो उनके लिए हिंदी बहुत इजी है। इसमें हिंदी बहुत हाई लेवल की नहीं आती है, तो उनका तो हिंदी तैयार है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। 4 ऑप्शन है। तो जो द्विवेदी युग का नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। और अगर इसकी समय सीमा की बात की जाती है 1900 से लेकर के 1918, द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918। सरस्वती पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया। किसने? ये रहे के संपादक रहे ये कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे हम सभी देखेंगे जो अगला प्रश्न है। हाँ, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है वो सबसे पहले दिखाई पड़ती है सुमित्रानंदन पंत की कविता में, मुकुरधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। 33 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंत की कविता में, सुमित्रानंदन पंत की कविता में सबसे पहले दिखाई पड़ती है सुमित्रानंदन पंत की कविता में। ठीक है। देखिए छायावाद की प्रथम रचना अगर बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है झरना, है ना। और ये झरना जो है 1918 ईस्वी माना जाता है और इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। अगर पंत की प्रथम छायावादी रचना देखा जाए तो क्या है? उच्छ्वास है। उच्छ्वास है ना। और ये कब की है? 1920 की है। और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे
34 नंबर का प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक। देखिए वर्तनी पर भी ध्यान देना है। 34 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार सप्तक। ठीक है, किस तरह से प्रश्न को घुमाया गया है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इसका संपादन कब हुआ था? 1943 में, है ना, 1943। और पहला तार सप्तक है ना, और दूसरा तार सप्तक 1951 में। आगे हम सभी देखेंगे जो है, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन थे। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, राम विलास शर्मा थे। आगे देखेंगे अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है, चारों में से हमें बताना है किसकी है। तो ये है मोहनदास नमिसराय की है। किसकी है? मोहनदास नमिसराय की है। और ये मिलेंगे आपको ये अब बी वाले ऑप्शन में, मोहनदास नमिसराय की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नमिसराय की है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो हम सभी के योग्य है, परीक्षा में आने योग्य है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। ठीक है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। जूठन भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाती है। इदन नमम रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। इदन नमम रचना किसकी है? 36 नंबर का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा का है। ठीक है, आगे देखेंगे इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो स्मृति दंसा। क्या हो जाएगा? स्मृति दंसा, स्मृति दंस। ठीक है, और बेतवा बहती रही, चाक, चाक भी इंपॉर्टेंट है। झूला नट, है ना, झूला नट। ठीक है, और अलमा कबूतरी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो मैत्रेयी पुष्पा की हैं, और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ये इनके उपन्यास हैं। आगे हम सभी देखेंगे कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान एक सुजान, चारों में से 100 अजान एक सुजान किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। अगर इनके और उपन्यासों की बात की जाए तो नूतन ब्रह्मचारी सुना होगा आप लोगों ने। रहस्य कथा जो है इनकी अपूर्ण है। कौन सी रचना अपूर्ण है? तो रहस्य कथा। रहस्य कथा, रहस्य कथा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। कैसी है? अपूर्ण रचना है। ठीक है, धूर्त रसिक लाल मेहता लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है। ठीक है, और निसहाय हिंदू जो है राधा कृष्णदास का है। निसहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्णदास का है। श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन का है। जो डी वाला ऑप्शन श्यामा स्वप्न जो रचना है, ये किसका है? ठाकुर जगमोहन का है। तो इस तरह से एक बार हम सभी का क्या हो जा रहा है? रिवीजन हो जा रहा है। आगे हम सभी देखेंगे गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। चारों ऑप्शन रख लेते हैं। इस तरह से गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। तो देखते हैं, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। अब ये चारों को पढ़ा गया और इसमें बताना है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गोदान की रचना कब हुई? 1936 में, है ना। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है? उपन्यास है, और ये अंतिम उपन्यास भी माना जाता है। प्रेमचंद्र इसकी तुलना जो है टॉलस्टॉय के
वार एंड पीस से की है और गोदान से ही प्रेमचंद्र को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार कहा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। 39 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसकी रचना कब हुई? 1601 ईस्वी में। ठीक है। और रामचंद्रिका में 39 प्रकाश, प्रकाश का मतलब जैसे अध्याय है ना। रामचंद्रिका में कितने अध्याय हैं या कितने प्रकाश हैं? तो 39 यानी कि 39 हैं। और यह किसके चरित्र पर आधारित है? तो नाम से ही स्पष्ट है, राम के चरित्र पर आधारित है। ठीक है। आगे हम सभी देखें 40 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। यह रस से संबंधित प्रश्न है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो बहुत चर्चित है, इंपॉर्टेंट भी अपने आप में, बार बार पूछा जाता है। रटा रटाया है, भरत मुनि का है। किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। जो भरत मुनि हैं वो रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। आगे देखेंगे आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, उपरोक्त सभी। 41 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए, एक आदर्श हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान तो होना ही चाहिए तथा, ठीक है, और हिंदी साहित्य का भी ज्ञान हो और वह शुद्ध उच्चारण भी करता हो। तीनों चीज़ें हमारी हैं उपयोगी, आवश्यक है। तो हम देखेंगे उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। 42 नंबर का प्रश्न है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है तो कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा अभिनय प्रणाली, है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, मुक्तिबोध। 43 नंबर का प्रश्न है। तो लोक मंगल की बात जहाँ भी आ जाए वहाँ हम किसका नाम लेते हैं? गोस्वामी तुलसीदास का नाम लेते हैं। किसका? गोस्वामी तुलसीदास। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, है ना, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभार पूछी जा सकती हैं। तुलसी को लोकमंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि प्रेमाख्यान कवि तथा अज्ञेय मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया है। दंत वर्ण है च, टा, च, ता और उ, है ना। कौन सा है? ता, था, दा, धा, ना। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे हाँ, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। तो इस यहाँ जो दुग्ध है वो तत्सम शब्द है। दुग्ध क्या है? दुग्ध जो है तत्सम शब्द है। आगे देखेंगे जो है यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। दुग्ध तत्सम है, दुग्ध का तद्भव दूध होगा। ऊंट का तत्सम उष्ट्र होगा, काठ का काष्ठ होगा, और काम का तत्सम अगर देखा जाए तो कार्य। देखिए जो कार्य है ये क्या है? तत्सम शब्द है, ध्यान में रखेंगे। और काम क्या है? तद्भव है, लेकिन कार्य क्या है? तत्सम शब्द है ना। सुनने में ऐसा देखने में लगेगा कि जैसे ये तत्सम नहीं है बल्कि क्या है? तद्भव है, लेकिन ध्यान रखेंगे कार्य क्या है? तत्सम है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। 46 नंबर का प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला वक्त यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। वक्त, है ना, अगर हम लिखेंगे तो वा प्लस का, है ना, और प्लस ता मिलकर के क्या बनेगा? वक्त बनेगा। इसी तरह से वा, र और का मिलकर के वर्क बनेगा। वक्र, वा, का और रा,
है ना, हलंत को ध्यान में देंगे। हिंदी वर्णमाला में का से पहले का आता है, का से पहले हलंत का आता है, उसके बाद ता, फिर रा आता है। इसीलिए दिए गए शब्दों में से हमारा पहला शब्द क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, 4 ऑप्शन है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि इसमें वर्तनी को बहुत जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं, यानी कि सभी पर छोटे उ की मात्रा है, मुमुक्षु, है ना, यानी कि हरस उ सभी में है। तो किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। किसमें है, सी वाले ऑप्शन में है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ, और थोड़ा सा देख लेते हैं। मुमूर्षा मरने की इच्छा रखने वाला और मुमूर्षा मरने की इच्छा। आगे देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ण से पहले आता है, अन किस वर्ण से पहले आता है, हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ण से पहले आता है। तो आ वर्ण से पहले अन आता है, किससे, आ वर्ण से पहले, हाँ, आ वर्ण से पहले अन आता है, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 49 देखेंगे, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द बोलेंगे कृतघ्न, क्या बोलेंगे, कृतघ्न, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, जो है ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। 50 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। किस कला का, स्थापत्य कला का, ठीक है, स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 से लेकर के यानी कि 31 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को किया और बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं, है ना, और जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, कुछ प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।